हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी फिल्म की जिसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी थी। स्कूल में मैंने ये पिक्चर देखी थी और स्कूल से ही मुझे कहीं ना कहीं पिक्चर देखने के कीड़े काटे हुए थे। पर इस पिक्चर ने मुझे बहुत ही पैशनेट बना दिया था और इस पिक्चर ने मेरे को बहुत ही वो चीज़ दिखाई थी जो मतलब मैंने हमेशा सोची थी कि मतलब लोग कितने पैशनेट हो सकते हैं। और फिल्म लाइन के बारे में मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली थी कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने आर्ट के लिए कुछ भी करते हैं। सो वो एक जो एक अलग दुनिया थी जो मैं कभी देख नहीं सकता था, वो मैंने इस पिक्चर के थ्रू देखी थी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, इस पिक्चर को आप ज़रूर देखिए। इस पिक्चर का नाम है झनकार बीट्स और ये पिक्चर 2003 में आई थी। इसमें राहुल बोस थे, संजय सूरी थे, जूही चावला थी, शान मुंशी थे, रीमा सेन थी या रिया सेन थी, दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। तो रिया सेन रीमा सेन में से कोई एक थी, शायद रिया सेन थी। सो ये पिक्चर जो थी ये मैंने अपने स्कूल टाइम में देखी थी और इस पिक्चर की एक सीडी थी जो मेरा भाई के दोस्त ने उसको दी थी कि देखने के लिए। और ये हम लोग पास नया नया कंप्यूटर आया था और हमारे कंप्यूटर के ऊपर ये जो कि उस टाइम पे डेस्कटॉप होते थे, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये सीडी बहुत दिन तक पड़ी रही, धूल खाती रही। हमने उसको कभी चला के नहीं देखा क्योंकि देखने से पिक्चर काफ़ी बोरिंग टाइप की लग रही थी। मुझे ऐसी पिक्चरें पसंद नहीं थी। मैं उस टाइम पे मिथुन और गोविंदा इन सब का फ़ैन हुआ करता था, जिसमें फाइटिंग वाली पिक्चरें होती थी, मैं उस तरह की पिक्चर देखता था। तो ये मेरा एक न्यू इंट्रोडक्शन था इस तरह की फ़िल्म का जिसमें एक्शन नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ लाइट कॉमेडी पे बेस्ड थी। सुजॉय घोष की पहली पिक्चर थी ये और यहाँ से उनका टैलेंट दिखना शुरू हो जाता है। सुजॉय घोष शायद उससे पहले एड फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी एड फिल्म डायरेक्ट किए थे, एजेंसीज में काम कर चुके थे काफ़ी। और उसके बाद उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी। ये इनके शायद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है क्योंकि फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और उसी पे ये दो जो कैरेक्टर हैं, जो लीड कैरेक्टर हैं संजय सूरी और राहुल बोस, वो उस तरह से वर्क करते हैं। और जो ये पिक्चर है ये बेसिकली एक होमेज है, एक डेडिकेशन है आर डी बर्मन को और उनके म्यूज़िक को, क्योंकि जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो भले ही एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं एज ए कॉपी राइटर, पर उनका जो पैशन है वो है म्यूज़िक। और म्यूज़िक में भी वो सबसे ज़्यादा अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं आर डी बर्मन को और उनकी म्यूज़िक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह वो एक कॉम्पिटिशन है झनकार बीट्स करके, वो जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा पिक्चर है ये बेसिकली इंस्टेंसेस हैं दो कॉम्पिटिशन के बीच में। एक कॉम्पिटिशन जो वो हार जाते हैं, जहाँ पे पिक्चर शुरू होती है और वो नेक्स्ट ईयर प्लान करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। उसके बीच में इन दोनों के साथ क्या क्या इंस्टेंसेस होते हैं उस बारे में पिक्चर है। तो इनका जो बॉस होता है उसका जो लड़का है वो यूएस से लौट के आया है और कंपनी को टेक ओवर करने वाला है, तो उससे इनकी दोस्ती हो जाती है। उसके साथ मिलकर ये बैंड बनाते हैं, जो कि वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। तो संजय सूरी जो होता है वो बहुत अच्छा वोकल गाता है, जो राहुल बोस है वो बहुत अच्छा ड्रमिंग करता है। पर इनके पास गिटारिस्ट नहीं है, जो इनका चला गया है, मतलब इनके पास था जो चला गया है इनके पास। तो इनको शान मुंशी के तौर पे, जो कि इनके कंपनी के हेड का बेटा है, उस तरह से इनको एक गिटारिस्ट मिल जाता है और ये लोग अपना बैंड बनाते हैं और उसके बाद ये लोग झनकार बीट्स जीतते हैं। पर झनकार बीट्स स्टोरी सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, झनकार बीट्स स्टोरी है एक लाइफ की, जिसमें सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है जो वो है संजय सूरी और जूही चावला की, जिसमें दिखाने की कोशिश करी कि दो हस्बैंड, इनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जिनके बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो बहुत ही प्यार से रहते हैं। उनके बीच में भी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगती हैं सिर्फ ज़रा ज़रा से पैसों को लेकर, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो जब कुछ करना चाहता है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब करता है, उससे वो अपने आप को, अपने जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकलना चाहता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उसको, वो सब भी इसमें दिखाने की कोशिश करी है, पर अगेन वेरी फनी, वेरी लाइट मैनर में। और जो एक अलग स्टोरी है राहुल बोस और रिंकी खन्ना की, इसमें स्टोरी है रिंकी खन्ना और राहुल बोस की जो स्टोरी है उसमें ये है कि राहुल बोस जो है बहुत ही हार्ड नट है, बहुत ही एरोगेंट है, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, जिसकी वजह से रिंकी खन्ना से उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और दोनों का डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी रिलेशनशिप सुधारते हैं इस एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट की वजह से। मतलब राहुल बोस का अपना पैचअप हो जाता है, संजय सूरी और जूही चावला की लाइफ भी अपने आप वापस ढर्रे पर जाती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं पर उसको वो लोग सॉल्व कर लेते हैं इवेंचुअली। शान मुंशी को एक लड़की मिल जाती है जिससे वो प्यार करता है, जिसको कॉलेज में देखता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया गया, वो बस लड़की आती है और चली जाती है। सबसे अच्छी बात इस पिक्चर की ये है कि जो पिक्चर की बेसिक स्टोरी लाइन है उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, जैसे अर्चना पूरन सिंह के सीन्स हैं या कॉन्डोम वाले सीन्स हैं, जो पिक्चर को बहुत ही ज़्यादा फनी बना देते हैं, पर उनका पिक्चर से, अगर उनको पिक्चर से हटा भी दिया जाए तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो पिक्चर के एसेंशियल्स हैं क्योंकि उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। कहीं ना कहीं वो सीन इस फिल्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो कहीं जब ये फिल्म आप देखोगे तो आपको इस पिक्चर में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक पिक्चर देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप किसी का व्लॉग देख रहे हो जिसमें उनकी लाइफ के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस पिक्चर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस पिक्चर के गाने बहुत कमाल के थे, एक एक गाना इस पिक्चर का बहुत कमाल का था। ये शायद वो
पिक्चर है जिससे विशाल शेखर बाहर निकल के आए थे, और विशाल शेखर जो थे इससे सुपरस्टार बन गए थे और इंडस्ट्री की नोटिस में आए थे। इससे पहले विशाल शेखर ने एक फिल्म की थी प्यार में कभी कभी, जिसमें भी रिंकी खन्ना थी। वो पिक्चर डायरेक्ट की थी राज कौशल ने, और उसमें डीनो मोरिया थे और संजय सूरी भी थे। तो शायद संजय सूरी ने रिकमेंड किया हो सुजॉय घोष को कि विशाल शेखर को ट्राई करो। विशाल शेखर बहुत ही यंग थे, बेसिकली उनका अपना रॉक बैंड था जो वो बजाते थे, उससे उन्होंने म्यूज़िक में ट्रांसफॉर्म किया था। और उनका म्यूज़िक इनिशियल डेज में बहुत अच्छा था, अभी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता उनका, पर उस टाइम पे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। इसके एक एक गाने मुझे अच्छे से याद हैं, और इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत बहुत ज़्यादा फाड़ है। मतलब इसका एक एक गाने मैंने हज़ार बार सुना होगा, और मैं फ़ैन था, मुझे लिरिक्स तक रटी हुई हैं इसकी। इसका एक सीन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सीन ये है कि एंड में जब इनको संजय सूरी को, राहुल बोस को, शान मुंशी को नहीं, बेसिकली राहुल बोस को, संजय सूरी को जब मोटिवेशन चाहिए होता है, उनको डीमोटिवेशन होता है किसी चीज़ में कि मतलब यार हम शायद ना कर पाए, तो वो जो आशीर्वाद लेने के लिए आर.डी. बर्मन के घर के नीचे खड़े होते हैं, उनके अपार्टमेंट के नीचे खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो टेम्पल के बाहर खड़े हों और वर्शिप करते हैं मतलब आर.डी. बर्मन को। तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, और उस चीज़ को देखने के लिए मैं बताऊँ आपको कि एक बार मैं IIT कानपुर गया था, क्योंकि उस टाइम मैं IIT की तैयारी कर रहा था। तो IIT कानपुर में जाके मैंने सेम चीज़ करी थी, मैंने हाथ जोड़े थे कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ करके। हालांकि मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट the thing is I learned this that sometimes you need to do absurd things just for your own beliefs। आप वो शायद किसी और को मैटर नहीं करते, आर.डी. बर्मन तो मर चुके हैं, उनके घर के बाहर कौन खड़ा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। बट जो चीज़ें आप करते हो कभी कभी वो सिर्फ आपकी बिलीव्स के लिए होती हैं, आपकी बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। तो कई बार अपनी बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो करना हो वो आप कर सकते हो। भगवान का कॉन्सेप्ट ही यही है, भगवान बेसिकली एग्जिस्ट करे ना करे उसके ऊपर लोग डिबेट करते रहते हैं, पर डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। डिबेट का टॉपिक ये है कि वेदर भगवान का कॉन्सेप्ट आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है कि नहीं करता है। आपकी बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ कर पाओगे। तो वो बिलीव्स जो हैं, वो जो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि वो आर.डी. बर्मन के घर के बाहर खड़े होकर सर झुका के पूजा करते हैं, दैट वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड इम्प्रेसिव ऑन माई माइंड। तो मुझे देख के ऐसा लगता था कि अगर आप सच्ची शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। ये वो भी टाइम है जब मैंने पॉलो केलो की एल्केमिस्ट भी पढ़ी थी, और वो जो डायलॉग है जो ओम शांति ओम में उन्होंने चुराया है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको दिलाने के लिए वो चीज़। तो वो भी इस पिक्चर का एक मोटो था कि बेसिकली इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग देन यू रियली अचीव इट। तो झंकार बीट्स का कॉम्पिटिशन ये एंड में जीत जाते हैं, और जीतते क्यों हैं उसकी भी एक जर्नी है। जर्नी ये है कि जब भी वो म्यूज़िक बजाते थे, तो उससे पहले ये पिक्चर में नहीं दिखाया है, मैं आपको अंडरटोन बता रहा हूँ, बिटवीन द लाइन राइटिंग बता रहा हूँ कि जब भी वो अपना म्यूज़िक बजाते थे तो ज़्यादातर कोशिश करते थे कि सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। पर जब एंड में म्यूज़िक बजाते हैं तो वो उस दिन किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसे करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर एन्जॉइंग द म्यूज़िक एंड दैट्स हाउ दे विन द कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी काम करना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय आप उसको दिल से करें, बिकॉज यू वांट टू डू इट, बिकॉज इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर आर्ट देन अदर पीपल विल बी। अगर आप ही खुश नहीं हो अपने जिस काम को आप कर रहे हो तो दूसरा तो कभी भी खुश नहीं हो सकता है। सो आपको उस काम से हमेशा खुश रहना पड़ेगा जो आप करते हो। तो लास्ट में जब ये लोग म्यूज़िक बजाते हैं तो वो अपनी वाइफ को डेडिकेट करता है संजय सूरी, और वहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं और ये लोग अवार्ड जीत जाते हैं। हालांकि वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में वो पूरा गाना बजा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आधे गाने में ही जूही चावला के पेट में उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, वो प्रेग्नेंट है बेसिकली, और उसको ले लोग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं कॉन्सर्ट छोड़ के। बट शान मुंशी रह जाता है क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है फैमिली से। वो म्यूज़िक कंप्लीट करता है, वो कॉन्सर्ट कंप्लीट करता है और फिर वापस हॉस्पिटल पहुंचता है और जाकर उनको बताता है कि वो लोग इनाम जीत गए। पर अब उस गोल का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उनको उससे बड़ी चीज़ मिल चुकी है, उनके पास बच्चा आ चुका है, संजय सूरी के पास अपना बच्चा है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनाम जीता है नहीं जीता है। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए हम सारी जान लगा देते हैं, पर जब वो गोल अचीव हो जाता है तो हमारे पास उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सो ये भी एक मुद्दा था इस पिक्चर का, जो कि शायद मैंने सबकॉन्शियसली अपनी पिक्चर लासा फोर्ट में यूज़ किया था, क्योंकि लासा फोर्ट का जो मेरा वन लाइनर था वो यही था कि समटाइम्स यू रन आफ्टर सम गोल, और जब वो गोल आपको मिल जाता है तो आप उस गोल की वैल्यू खत्म कर देते हैं, उस गोल का मतलब नहीं रह जाता आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, एंड देन यू वंडर कि आपने इतना सब कुछ किया क्यों था। सो दैट वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड दिस कॉन्सेप्ट में ऐसे बहुत सारे शोले के, अच्छा हाँ, इसमें जो दो कैरेक्टर हैं जो संजय सूरी और इसने किए हैं राहुल बोस ने, पहले तो दोनों ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी है और दोनों शोले के बहुत बड़े फ़ैन हैं। लाइक मैं दीवार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसी तरह इसमें ये दोनों शोले के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और शोले के ऐसे जो ट्रिवियाज है इसमें, जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी बुद्धि हिल गई थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने भी कभी शोले में नोटिस नहीं करी थी, जो इन्होंने इसमें बताई हैं। लाइक गब्बर सिंह के बाप का नाम क्या है, या जो स्कूटर है जिसमें धर्मेंद्र और ये बैठते हैं, उस स्कूटर का नंबर क्या है।
सो उस बाइक का नंबर क्या है बेसिकली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्होंने बताई हैं, जो कि ट्रिवियाज है, जो कि एक अच्छा शोले का फ़ैन ही बता सकता है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि शायद सुजॉय घोष ने लिखी है, तो वो शोले के बहुत बड़े फ़ैन रहे होंगे और इसी वजह से उन्होंने ये पिक्चर इतनी कमाल की लिखी है। इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा हाई एंड लो मोमेंट्स नहीं है, बट उसके बाद ये पिक्चर बहुत एंटरटेनिंग लगती है। मैंने शायद ये पिक्चर मोर देन 100 टाइम्स देखी होगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। इसके गाने मुझे अच्छे से रटे हुए हैं। इसका गाना वो गाना है जिसको गा के मैंने अपने स्कूल का एक कॉम्पिटिशन जीता था, दिल ने तुमको चुन लिया है। और इस पिक्चर को देखने के बाद ही मैं किशोर कुमार का भी फ़ैन हो गया था। मतलब इसमें जो गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना, जिसका जो कि रीमिक्स वर्जन है जो कि अमित कुमार ने गाया है, वो गाना सुनने के बाद मैं मतलब एकदम वो हो गया था। मैं भी किशोर कुमार का फ़ैन हो गया था। मतलब मैं आर डी बर्मन का नहीं, किशोर कुमार का फ़ैन हो गया था बेसिकली। और किशोर कुमार के हज़ारों गाने मैंने याद कर लिए थे और अपना, और कई लोग मुझे सिंगर भी बोलने लगे थे उस टाइम पे। पर अब मैं सिंगिंग उतनी नहीं करता हूँ, पर मेरा ख्वाहिश है, थिंकिंग है कि मैं एक दिन कभी जाके सिंगर बनूंगा। जो कि मैंने सुना है ये किशोर कुमार भी जो थे वो 40 साल की उम्र में सिंगर बने थे। मेरा भी इच्छा है कि मैं सिंगर बनूं, क्योंकि सिंगिंग का मुझे हमेशा से शौक रहा है, पर मैंने कभी उसको परस्यू करने की कोशिश नहीं करी। हालांकि 3 साल पहले मैंने एक म्यूजिशियन को ज्वाइन किया था, जो कि एक सिंगर थी, लेडी थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था रियाज़ के बारे में, पर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, जो कि मेरे अपने बाकी और भी काम रहते हैं। सो ये पिक्चर आप ज़रूर देखिए। मतलब ये वन ऑफ दोज रेयर जेम्स है जो शायद जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। और मुझे याद है जब लखनऊ में पिक्चर रिलीज़ हुई थी, तो 3 दिन के बाद, जो कि मैंने रेयरली देखा था ऐसा कभी किसी पिक्चर के साथ हो, कि 3 दिन के बाद इस पिक्चर को हॉल से निकाल लिया गया था। और ये पिक्चर चली नहीं थी, मतलब कोई इसको देखने भी नहीं गया था। मतलब पिक्चर का प्रमोशन भी नहीं हुआ था। बहुत ही बहुत ज़्यादा लो बजट पिक्चर थी और अर्बन पिक्चर थी। उस टाइम पे लखनऊ में इस तरह की पिक्चर नहीं चलती थी, और मैं भी देखने नहीं गया था। मैं भी, मेरे पास सीडी पड़ी थी, मैंने बहुत दिन तक नहीं देखी थी, तो हॉल में देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इस पिक्चर को ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि पिक्चर आपको कैसी लगी। अगर ये अच्छी लगी तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं मेरे इस रिव्यू के बारे में। और जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।